निर्णय IAS by officers for future officers। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 29 जुलाई 2025। आज हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहले आर्टिकल में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां पर राजेंद्र चोला वन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके नॉर्दर्न एक्सपीडिशन को अभी 1000 साल कंप्लीट हो गए, जिसकी वजह से ये ईयर काफ़ी स्पेशल हो जाता है। देन यहाँ पर हम ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। ये जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आप रिलेट कर सकते हैं। देन प्लेसेस इन न्यूज़ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आज इन्वायरमेंट में हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं। अभी क्या हुआ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं तमिलनाडु की स्टेट को, और यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था आदि थिरुवथई रई फेस्टिवल को। अब ये फेस्टिवल का नाम कैसे पड़ा? आदि बेसिकली तमिल मंथ है, जुलाई और अगस्त के टाइम पे ये आता है। देन थिरुवथई जो है ये आपका नक्षत्र है, जिस नक्षत्र को यहाँ पर ट्रैक किया जाता है और उसके बेसिस पे ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे 100 नहीं 1000 साल कंप्लीट हुए हैं। मतलब देखो ना, आप यूपीएससी में देखोगे तो किसी भी चीज़ के 50 साल कंप्लीट होते हैं, 75 ईयर कंप्लीट होते हैं, 100 ईयर कंप्लीट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी अभी 1000 साल इस नॉर्दर्न एक्सपेडिशन को कंप्लीट हुए हैं, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जब इन्होंने एक्सपेडिशन जीती थी, तो उसके बाद एक सिटी बनाई थी जहाँ पर ये पूरा फेस्टिवल कंडक्ट किया गया। इसको नाम दिया गया गंगईकोंडा चोलापुरम। इससे पहले इनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी तंजावुर, उसके बाद यहां पर ये शिफ्ट हुई। अब यहां पे बेसिकली आप ये देखेंगे डेडिकेटेड है आपका पूरा फेस्टिवल लॉर्ड शिवा को और उनके कॉस्मिक डांस यानी तांडव को। अब यहां पर ये स्पेशल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इस चीज का, बिकॉज ये जो 1000 साल है ये कोइंसाइड कर रहे हैं वही नक्षत्र के साथ जो बर्थ नक्षत्र थे राजेंद्र चोला वन के, तो उसके साथ पूरा अलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिवाइट और जो स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस रहेगी आपकी, कहीं ना कहीं म्यूजिकल परफॉर्मेंस रहेगी। एंड यहाँ पर तमिल गीता एल्बम को भी रिलीज किया गया। एंड कहीं ना कहीं जो तमिल भक्ति मूवमेंट थी उसको यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि रिकॉग्नाइज किया गया एक बार फिर से। अब बात करते हैं इस कैपिटल सिटी की, दैट इज गंगईकोंडा चोलापुरम। गंगईकोंडा बेसिकली राजेंद्र चोला वन को नाम दिया गया था। गंगईकोंडा का मतलब क्या होता है? द वन हु ब्रॉट गंगा बैक। तो यहां पर इस सिटी का पूरा नाम हुआ सिटी ऑफ चोला हु ब्रॉट द गंगा बैक। अब हुआ क्या था, पूरी इस हिस्ट्री को मैं आपको समझाता हूं। देखो, उस समय पे पाला किंग हुआ करते थे नॉर्थ साइड में, खासकर बिहार और बंगाल के एरिया में, और उनका नाम हुआ करता था शायद महिपाला। इनको डिफीट करके ये गंगा रिवर एक आप कह सकते हो कि ऑस्पिशियस लाइक वेसल में लेके आए थे। तो इस वजह से यहाँ पर इनका नाम पड़ा गंगईकोंडा और इस सिटी का नाम पड़ गया गंगईकोंडा चोलापुरम। अब अपनी विक्ट्री के बाद आप हिस्ट्री में देखेंगे तो राजा टेम्पल बनवाते थे, तो इन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल को बनवाया जो कि द्रविडियन स्टाइल में रहा। एंड इसमें स्कल्पचर्स की बात की जाए, विमान की बात की जाए, इंस्क्रिप्शन की बात की जाए, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे इंस्क्रिप्शन में इनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में, डोनेशन के बारे में, टेम्पल मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है। अब इसका विमान आज भी वर्ल्ड में हाईएस्ट है, तो इस वजह से ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के नाम से इसे जाना जाता है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के अंदर। यहाँ पे चोला गंगनम लेक बनाई गई थी, जिसे पुनेरी लेक भी कहा जाता है। एंड ये एक आर्टिफिशियल लेक है और कहीं ना कहीं इनकी सिविल इंजीनियरिंग की ये एक जीती जागता आप ये कह सकते हो कि नमूना है। नाउ इसके अलावा बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। ये आप कह सकते हो कि टेम्पल एक्ट करता था सेंटर फॉर एजुकेशन, आर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो चोला सिटीज़ में आर्किटेक्चर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता था। खासकर अगर हम देखें तो इसमें आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते थे, ब्रॉन्ज के आइकन्स देखने को मिलते थे एंड वास्तु से अलाइंड रहते थे। देन ये ज़्यादातर टेम्पल आपके शिव को डेडिकेटेड थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पैट्रोनेज दी थी शिव मूवमेंट को। देन यहाँ पर इसकी लाइक आप ये कह सकते हो कि इन्होंने जो राजेंद्र चोला वन है
ये अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है 1010 सीई में स्टार्ट की थी। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट है लिविंग चोला टेम्पल के तहत। एंड इसका जो विमान है आप ये कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट विमान में से एक है। अब यहाँ पर अगर राजेंद्र चोला वन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये गोल्डन एरा था चोला किंगडम का। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी टेरिटरी को नॉर्थ में भी एक्सपेंड किया था, सदर्न पार्ट में भी एक्सपेंड किया था, जहां पर श्रीलंका के नदर्न पार्ट को इन्होंने कैप्चर किया था। इनकी नेवी की डोमिनेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से श्रीलंका, मालदीव्स और इवन श्रीविजया जो आज की डेट में इंडोनेशिया और मलेशिया के नाम से जाना जाता है, इनको भी इन्होंने कैप्चर किया। और प्लस अंडमान एंड निकोबार को इन्होंने ट्रेड को साउथ ईस्ट एशिया में तो प्रमोट किया ही किया, उसके साथ अरब देशों के साथ भी इनके ट्रेड थे, प्लस चाइना के साथ भी इनके अच्छे खासे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो विलेज सेंट्रिक सेल्फ गवर्नेंस मॉडल के ऊपर ये बेस थे। राजेंद्र चोला वन ने तमिल लिटरेचर और इंस्क्रिप्शन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दी थी अपने टाइम पे। ये नोन है अपने बृहदेश्वर टेम्पल की वजह से। एंड चोला वन के टाइम पे जो रिफॉर्म लाए गए थे रेवेन्यू इरिगेशन, वो कहीं ना कहीं तमिल जो लिटरेचर का एक मेजर, आप ये कह सकते हो कि तमिल हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट बन गया। तो यहाँ पर इनके सक्सेसर थे राजा राज चोला वन, जहाँ पर आपका चोला एम्पायर अगर अगेन अपनी पीक पे पहुँच गया था। एंड गेंगटिक एक्सपेडिशन के बाद कहीं ना कहीं ये वाटर लेके आए थे साउथ में गंगा का, तो ये पूरे उस एरिया को यूनाइट करने के लिए काफ़ी फेमस रहा। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो बैलेट पॉच के नाम से आप इसे जान सकते हो, जिसे आप कुदा वुलई सिस्टम के नाम से जानते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम था, कुछ नहीं, एक यंग बच्चे को लिया जाता था, उसके हाथ में एक बर्तन दिया जाता था जिसमें पाम लीव के ऊपर कैंडिडेट्स के नाम लिखा जाते थे। अब इसमें सभा होती थी जो ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे, और होती थी जो कहीं ना कहीं नॉन ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे। तो ये दोनों चीज़ें काउंसिल्स के मेंबर इलेक्ट किए जाते थे इम्पार्शली नाम को ड्रॉ करके। एंड ये फिर रेवेन्यू, जस्टिस, इरिगेशन एंड टेम्पल मैनेज करते थे। अब कैंडिडेट जो हो उसके पास कुछ लैंड होना चाहिए, 35 से 70 साल की उम्र, वैदिक नॉलेज होनी चाहिए, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई मिस गवर्नेंस, अल्कोहलिज्म जैसी चीज़ें ना देखने को मिले, तभी एक कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे एसोसिएटेड हमें देखने को मिलती हैं। अब देखो ये आपको माउंटेन देखने को मिल रही है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये माउंटेन्स के ऊपर से आपके ग्लेशियर्स मेल्ट करके नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, और इसी के कारण आपके कुछ लेक फॉर्म होती है। अब ये लेक कई बार मोरेन्स के कारण आप ये कह सकते हो रुकी होती है, बट जैसे ही ये मोरेन हटते हैं वैसे ही ये पानी नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है। तो अभी नेपाल एक्सपीरियंस कर रहा है बैक टू बैक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इवेंट्स को, खासकर लेंडे और मुस्टैंग जो एरिया है वहाँ पर आपको ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है, खासकर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के आसपास का एरिया। एंड ये कहीं ना कहीं चाइना का जो बिल्ड किया गया फ्रेंडशिप ब्रिज है उसके ऊपर भी इसका डीप इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो ये इंसिडेंट एक अलार्मिंग लाइक नोशन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, जो कि अगर इनमें इस तरह के आप ये कह सकते हो कि इंसिडेंट्स इंक्रीज होंगे तो इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो एनडीएमए और इंडियन स्टेट इन्होंने रिस्क रिडक्शन के लिए, मिटिगेशन के लिए अपने एफर्ट्स और ज़्यादा तेज कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमें इस पूरे प्रोसेस को समझना होगा। तो कहते हैं कि भाई जब आपका सडन ग्लेशियर मेल्ट करने की वजह से जो लेक फॉर्म हुई थी उसका पानी सडनली रिलीज होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कोलैप्स या ब्रीच देखने को मिलता है मोरेन का या आइस डैम का, तो इसको आप ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कह देते हो। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक वैली एरिया है, यहाँ पर एंड मोरेन है आपकी, और इसने पूरा पानी यहाँ पे रोका हुआ है। अब जैसे ही ये बांध टूटेगा इसके बाद फट से पानी नीचे की तरफ फ्लो करेगा, और जिससे डाउनस्ट्रीम में फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अब ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें एक मेजर कारण है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, वो कुछ टाइम पे आपके सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए ये ग्लेशियर है, अब यहाँ पर आपका ग्लेशियर मेल्ट कर चुका है, बट ये पूरा बर्फ ने कवर कर रखा है, बट ये बर्फ ही मेल्ट कर गई, तो मेल्टिंग ऑफ आइस कोर उससे भी ये आपका प्रॉब्लम हो सकती है। कई बारी
इससे चैनल्स जो होते हैं रिवर्स के, उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एवलेंचेस के कारण भी, या सडन रेनफॉल के कारण इनफ्लो जब आपका इंक्रीज हो जाता है वाटर का, उसके कारण भी ये डैमेजेस देखने को मिल सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये मोरेन डैम या आपके सुपर ग्लेशियर लेक दो टाइप की होती है, एंड ये कॉमनली आपको पूरे हिमालयन एरिया में काफ़ी देखने को मिलती है, खासकर जहां पर हाइट आपकी 4500 मीटर या इससे अबव है। अब अभी तक आपका कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हो, जिसकी वजह से इसके कारण इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड ज़्यादातर ये हाई एल्टीट्यूड पे है, तो इस वजह से इनके ऊपर सर्वे कंडक्ट कर पाना भी अपने आप में थोड़ा मुश्किल रहता है। प्लस हिमालय क्योंकि अभी भी आपका सिस्मिक एक्टिविटी प्रोन है, तो अर्थक्वेक की वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। अभी हमारे पास 28,000 से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलते हैं, ऐसे ग्लेशियर लेक देखने को मिलते हैं इंडियन हिमालयन रीजन्स में। एंड कहीं ना कहीं 28,000 के अंदर ये जो 7500 है हिमालयन रीजन के अलावा, मतलब हिमालयन रीजन में इंडिया की तरफ ये देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि ज़्यादातर जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में आपकी लोकेटेड है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर मेजर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो केदारनाथ ट्रेजेडी को कौन नहीं जानता। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड और क्लाउड बर्स्ट के कारण ये हुई थी आपकी। साउथ लॉन्गकन लेक के ऊपर जो आपका डैमेज हुआ था, उससे कहीं ना कहीं 16,000 करोड़ का हमें नुकसान हुआ था। एक डैम पूरा का पूरा आपका वॉश अवे हो गया था, तो वो भी एक आपकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इंडिया का रिस्क क्या है, देखो सबसे पहले अपने पास वेदर और वाटर स्टेशंस नहीं है ग्लेशियर रीजन्स में, जिससे प्रॉपर हमें एग्जैक्ट सिचुएशन पता लग सके। रिस्क है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को, ब्रिजेस को, बायोडाइवर्सिटी को। कहीं ना कहीं रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है हमारे पास, लिमिटेड ग्राउंड डाटा है। इसकी वजह से हम प्रॉपर इस पूरे डिजास्टर को असेस नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर एक मैकेनिज्म नहीं है। तो अभी हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए और कैटेगराइज करना चाहिए कि किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में कम है। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम को कहीं ना कहीं प्लेस करना चाहिए, जिससे टाइमली हम एक्शन लेके जान और माल का नुकसान को कम कर सकें। ऑटोमेटेड वेदर एंड वाटर स्टेशन हमें यहाँ पर चाहिए जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके। एक कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी भी सिचुएशन में लोकल कम्युनिटी को साथ लेके काम कर सकें। देन यहाँ पे हमें ड्रेनेज को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि इंजीनियरिंग इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, ताकि जो मोरेन डैम्स हैं या जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जहाँ पर भी एक कैटास्ट्रॉफी हो सकती है और ह्यूमन इंटरवेंशन से उसे कम किया जा सकता है, तो हम वो चीज़ कम कर सकें। तो आप सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं इन एरिया को मॉनिटर कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस में डिजास्टर के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसकी कमेटी बनानी चाहिए, ताकि आप इंटीग्रेटेड नेशनल एक्शन प्लान क्रिएट कर सकें। कहीं ना कहीं 20 मिलियन डॉलर आपको इस प्रोग्राम को प्रोवाइड करने चाहिए, खासकर उनको जो लेक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी चल रही है। बाकी आपको यहाँ पे अलग अलग जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। रियल टाइम कैमरा सर्वेलेंस हो सकता है, यूएवी का यूज़ कर सकते हो आप। बैथमेट्री जो है उससे आप वाटर के वॉल्यूम का पता लगा सकते हो। तो वैसी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप इस इम्पैक्ट को कम कर सकें। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो 34 सिविलियन मारे गए। अभी एक अटैक हुआ था कैथोलिक चर्च के ऊपर, कहाँ पे, आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो इस पूरे अटैक की जो बात है, इसको आप इस तरह से देखिए कि मैप बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है। यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो आपकी अटलांटिक ओशन में खुलती है। अब इसके नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान आपको देखने को मिल जाता है। इस तरफ ये बॉर्डर कैमरून के साथ शेयर कर रहा है, एंड ये आपका पूरा एरिया कॉन्गो का आ जाता है। गैबॉन के साथ नहीं कर रहा है, कॉन्गो के साथ कर रहा है। देन यहाँ पर इक्वेटर आ जाता है आपका, साउथ में अंगोला आ जाता है आपका मेजर, फिर ये जाम्बिया है, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा। ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं जो इसके साथ अभी बॉर्डर शेयर कर रही हैं।
देन अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात कीजिए, सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है, 9 कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी कैपिटल सिटी आपकी किन्शहास है एंड कॉन्गो रिवर यहाँ से फ्लो करते हैं जो कि लाइफलाइन है इस पूरे एरिया की। रिफ्ट वैली पे लोकेटेड है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेम किया है एक पैनल जो कि कहीं ना कहीं पूरे जो हमारा इनिशिएटिव है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके उसको मॉनिटर करेगा। तो प्रपोज किया इन्होंने कुछ नए मेजर्स अभी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने, जिसमें हम पावर कॉरिडोर्स जो हैं उनके ऊपर जो उनके कारण जो भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को थ्रेट है उसको कहीं ना कहीं रिव्यू करेंगे। तो अब यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की जाए तो 150 के करीब इनकी पॉपुलेशन बाकी है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। इंडिया के अंदर पावर लाइंस के कारण, ये जो पावर लाइंस होते हैं उसके साथ टकरा जाते हैं जिनके कारण इनकी मौत होती है। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अंडरग्राउंड करने के लिए कहा था सभी पावर लाइंस को। अभी 2024 में हम इनके फिजिबिलिटी कंसर्न को देख रहे हैं कि भाई क्या वाकई में एक्चुअल में ये पावर लाइन अंडरग्राउंड की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस मिटिगेशन मेजर्स को हमें लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारी कॉस्ट भी ओवररन ना करें एंड हम मैक्सिमम कंजर्वेशन के ऊपर एफर्ट डाल सकें। तो ये कमेटी 7 मेंबर कमेटी है जिसमें वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, फॉरेस्ट सर्विसेज, एनर्जी सेक्टर और कंजर्वेशन एनजीओज को इंक्लूड किया जाएगा और ये रिकमेंड करेंगे वो मिटिगेशन मेजर्स जो रिड्यूस करे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पावर लाइन से डेथ का एंड रिव्यू करेंगे बाउंड्रीज जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट की है एंड मोर ओवर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन और कंजर्वेशन नीड को बैलेंस करने की बात करेंगे। अब यहाँ पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में रिवाइज प्रायोरिटी एरिया के अंदर 14,000 स्क्वायर किलोमीटर को डाला गया है। गुजरात के अंदर सेम 740 किलोमीटर को डाला गया है। राजस्थान में कहीं ना कहीं डेजिग्नेटेड जोन जहाँ पर ओवरहेड लाइंस को अलाउ किया गया है वो 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर रहेगा और गुजरात में 1 से 2 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर रहेगा ताकि बर्ड्स के कोलिजन को अवॉइड किया जा सके। तो यहाँ पर जो भी आइडेंटिफाई हाई रिस्क लाइन्स होंगी उनको कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड किया जाएगा, खासकर जो लाइन 200 केवी से ऊपर की हैं खासकर उनके बारे में ये बात की गई है। बैन की जाएगी ओवरहेड लाइंस अबव 11 केवी एंड सोलर विंड प्रोजेक्ट को जो कि आपके 2 मेगावाट से ऊपर है उनको भी यहाँ पर बैन किया जाएगा, मतलब प्रायोरिटी एरिया में आप उसे लेके नहीं आ सकते हो। देन यहाँ पे जंप स्टार्ट मेथड को भी यूज़ किया गया जहाँ पर आप एग्स राजस्थान से लेके जाओगे ब्रीडिंग सेंटर में एंड यहाँ पर इंक्यूबेट किया जाएगा फीमेल्स के साथ जहाँ पर वो गुजरात में रह रहे हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना। तो स्टेटस क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी, पॉपुलेशन अभी 150 के आसपास है, हैबिटेट ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड देखने को मिलते हैं। ब्रीडिंग अगर आप देखिए ग्राउंड नेस्ट रहता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं एंड रेंज कहीं ना कहीं 11 स्टेट में देखने को मिलता है, बट अभी आप राजस्थान के अंदर ज़्यादा इन्हें देखते हो। तो यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल था आपका जो आपको डिस्कस करना था आपके साथ मुझे। फिलहाल के लिए इनके लिए थ्रेट, हैबिटेट लॉस, पावर लाइन के साथ कोलाइड करना, पोचिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड कंजर्वेशन। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। तो दिस वर द आर्टिकल्स जो आपको डिस्कस करने थे, आपके साथ डिस्कस करने थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।